नमस्कार, मैं हिमानी बाबा साहिब इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनके क्या अधिकार हैं, वो मैंने आपको पार्ट 3 में सारा कवर करवा दिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो ईसीसी है उसकी क्या नीतियां हैं, उसने क्या योजना बनाई है और किस कार्यक्रम के तहत उन नीतियों को वो शुरू करेगा, उन नीतियों को लागू करेंगे। ईसीसीई की आपको मैंने फुल फॉर्म, उसके महत्व, उद्देश्य, सब सारी चीजें आपको मैंने समझा दी हैं। और आज हम पढ़ते हैं इनकी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम। भारत में जो प्रारंभिक बचपन है उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए भारत में सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं, जिनको लागू करने का कुछ उद्देश्य है। उस ईसीसी का जो उद्देश्य है वो 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के जो पूरा विकास है, समग्र विकास, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, नैतिक है, जो सारा विकास है, उनके लिए एक अवसर प्रदान करना। इन नीतियों और योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें क्या उद्देश्य है, वो उसका ये उद्देश्य है कि वो बच्चों की भलाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें अच्छा पोषण मिले। अगर अच्छा पोषक आहार मिलेगा तो उनको वो स्वस्थ रहेंगे। ये चीजें सुनिश्चित करना है ईसीसी का मुख्य कर्तव्य, उसकी नीतियां और योजनाएं, जिससे उनके शुरुआती जो विकास है और उसको सीखने की प्रक्रियाओं में मदद मिलेगी। जो ईसीसी के लिए सरकारी पहल की क्या आवश्यकता है? भारत में जो ईसीसी की पहल इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो निर्माण के वर्ष होते हैं, उसमें बच्चे का 90% मानसिक विकास हो जाता है। तो मानसिक और शारीरिक विकास, उसमें उसके कैसे वो चल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब जो चीज है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। और वह अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास के लोगों से क्या क्या सीख रहा है समाज के प्रति, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। ये सब चीजों की आवश्यकता बच्चे के अंदर जरूरी होती है और इस चीज की पहल के लिए ही सरकार ने ईसीसीई कार्यक्रम की शुरुआत की है। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिलेगी और शिक्षा प्रदान होगी। दूसरा क्या है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें समान अवसर प्रदान होंगे। जो बाल मृत्यु दर है और जो कुपोषित बच्चे हैं, वो मृत्यु दर और कुपोषण की जो दर है उसको कम करना ही जो ईसीसी का नीति है, ईसीसी का उद्देश्य है। जो ईसीसी के लिए सरकार पहल की क्या आवश्यकता है? जो ईसीसी की जो पहली आवश्यकता है बच्चों के मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए है। जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें इनको प्रॉपर उनकी केयर होगी, उनकी गुणवत्ता की देखभाल की जाएगी, शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी, बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, छोटे बड़े गरीब अमीर में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको जो बाल मृत्यु दर और कुपोषण की दर है इन्हें कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। और जो इसी से संबंधित कुछ नीतियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले है। एनईपी 2020 ने ईसीसी को एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। ईसीसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है शिक्षा का। इसमें क्या रहेगा, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं वे स्कूल ना जाकर के उनके लिए बाल वाटिका, जिसे प्ले स्कूल भी कहा गया है, वो खोलने की सिफारिश की गई है, जो 2030 तक पूरा करने की संभावना है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013, इसके तहत क्या था, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें स्वस्थ और पोषक आहार देना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है कि जहां पर वह पढ़ेंगे, जहां पर वह जैसे बाल वाटिका हो गई, प्ले स्कूल हो गए, इन सब जगह पे जाएंगे, वहां पर वह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं, इस चीज को सुनिश्चित करना। समग्र शिक्षा अभियान, इस योजना के जो तहत बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें बाल केंद्र, बाल विकास केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, इन सब की मदद से शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल विकास केंद्र, बालवाड़ी, पहले बालवाड़ी भी होती थी, इन सब के माध्यम से, इन सब का क्या एक माध्यम है कि शिक्षा का विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक, मतलब वैसे तो सारे बच्चों तक, बट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ईसीसी की प्रमुख कुछ योजनाएं और कार्यक्रम है। जैसे सबसे पहला कार्यक्रम था आंगनवाड़ी कार्यक्रम। ये कब शुरू हुआ था? 1975 में शुरू हुआ था। इसके तहत जो 1 से 3 साल तक के बच्चे थे आंगनवाड़ी में जाते हैं, उन्हें वहां पे पोषक आहार मिलता है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी टाइम पर जांच, समय समय पर जांच होती है। ये सब आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट
सर्विसेज। यह ईसीसी का ही एक मुख्य पार्ट है, एक मुख्य योजना है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए जो विकास और शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तीसरी योजना जो है वो है मिड डे मील की योजना। ये ईसीसी से संबंधित नहीं है। मिड डे मील का उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों को एक पोषक आहार प्रदान करवाना, पोषण युक्त भोजन प्रदान करवाना, ताकि वो उनकी शिक्षा और विकास के लिए योगदान दे सके। और तो भारत में जो प्रारंभिक बचपन और देखभाल शिक्षा है, जिसे ईसीसी कहते हैं, उसकी सरकार की पहल की आवश्यकता कई कारणों से हुई है। एक कारण की वजह से तो कोई काम शुरू नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बच्चे का समग्र विकास होना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए, समाज के जो दीर्घकालिक लाभ हैं वो बच्चे को मिल सके, इन सब के लिए ही ईसीसी की शुरुआत सरकार ने की है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा, जैसे मैंने आपको पहले जो बच्चों के अधिकारों की चैप्टर 3 में आपको मैंने पढ़ाया था कि बच्चों के जो उत्तरजीविता है, बच्चों का विकास है, उनकी सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित करना ईसीसी की जिम्मेदारी है। भारत के कई अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए, संधियां, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र बाल संघ जो अधिकार सम्मेलन है पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को दर्शाते हैं। जो अधिकार जो वो सम्मेलन है वो बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा को दर्शाते हैं। इस समझौते में क्या था कि सरकार का दायित्व है कि ईसीसी के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए और उन्हें समर्थन प्रदान किया जाए बिना किसी भेदभाव के। गुणवत्तापूर्ण देखभाल, जहां पर बच्चा सीखने जा रहा है, जहां पर उसकी देखभाल हो रही है, चाहे वो ग्रामीण वर्ग से है, चाहे वो पिछड़े वर्ग से है, उन्हें सरकार की तरफ से पहल दी जाएगी, सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक जो विकास है उसमें मदद की जाएगी और उनके लिए ऐसे स्कूल की तैयारी की जाएगी जहां पर वह सुरक्षित महसूस करे, स्वस्थ महसूस करे। अगला था समान अवसर की आवश्यकता। भारत में जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है वो बच्चों तक शिक्षा को और देखभाल को सही तरीके से नहीं पहुंचने देती। ईसीसी की नीतियां और योजनाओं के माध्यम से ही हर बच्चे को, हर परिवार के बच्चे को इस नीति तक पहुंचने की, ईसीसी के कार्यक्रम तक पहुंचने की सुचारू रूप से समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो गरीब वर्ग का बच्चा है, चाहे वो पिछड़े वर्ग का बच्चा है, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, भारत सरकार ने जो ईसीसी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहल और प्रतिबद्धताओं का पालन किया है, जिसका लक्ष्य 4.2 के तहत 2030 तक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ईसीसी सुनिश्चित कराना है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि 2013 में ईसीसी की शुरुआत की गई थी और 2030 तक हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण ईसीसी सुनिश्चित करवाना सरकार का लक्ष्य है, सरकार का उद्देश्य है। समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ईसीसी पहल बच्चों के प्राथमिक विकास के निवेश में काम करती है। इसका सरकार की और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। जब हमारे देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार समान रूप से मिलेगा, अगर उसकी प्राथमिक देखभाल अच्छे तरीके से होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का बच्चा है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा। अगर वह उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास बेहतर होगा तो वो समाज के लिए भी अच्छा है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है, जिससे भविष्य में उत्पादक नागरिकों की संख्या में वृद्धि होती है। सरकार की कुछ पहल हैं, कुछ प्रमुख पहलें हैं जो पहले से ही हो चुकी हैं ईसीसी से पहले, जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं और आईसीडीएस की ये सेवाएं जो ईसीसी का प्रमुख हिस्सा है। इसमें भी बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाने की बात की गई है। किसे? ईसीसी को। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाएगा और सभी को ही शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू किया है सरकार ने। इन पहलों के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करती है कि बच्चे को एक सुरक्षित माहौल मिले, एक पर्याप्त पोषण युक्त आहार मिले,
शिक्षण युक्त वातावरण मिले कि जहां पे वह पढ़ने जा रहा है वहां इधर उधर की बातें ना हो करके शिक्षा की बातें की जाए, जिससे वो समाज के प्रति भी जागरूक हो। ये सब चीजें जीवन के प्रारंभिक वर्षों के लिए सर्वोत्तम जो अवसर मिलते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नीतियां और योजनाएं हैं जो सरकार के, वो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने ऐसे निर्देश दिए हैं जिससे बच्चों का विकास हो सके। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, स्वतंत्र वातावरण मिले और जो उनको विकसित होने के लिए अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छे शोषण और अच्छी प्रतियाग से सुरक्षित रखना एक सरकार का कर्तव्य हो गया है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में समय समय पर कुछ नीतियां बनाई जा रही हैं, कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा इन नीतियों, इन योजनाओं को पाने में अवंचित ना हो, वो इस चीज को पा सके। इन नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य ही बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनका देखभाल को सुनिश्चित करना है। खास तौर पर उनके प्रारंभिक वर्षों में, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रारंभिक वर्ष उनके कौन से होते हैं, 1 से 6 साल तक के वर्ष जो उनके प्रारंभिक वर्ष होते हैं। उसके बाद वो आगामी वर्षों में प्रवेश करता है। जैसे पहली राष्ट्रीय नीति 1986, इस नीति में बच्चों के समग्र विकास और कल्याण की बात की गई है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में, एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में देखा जा रहा है। इसी के तहत क्या होगा, बाल केंद्रित और खेल आधारित शिक्षा होगी। ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे, ऐसे माहौल बनाया जाएगा कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखे, ना तो वहां कोई किताब होगी, ना पेन पेंसिल, ऐसी दीवारी, ऐसी चित्रकारियां की जाएंगी जिनका एक ही माध्यम होगा, बच्चों को कुछ सिखाना। उनका एक ही मोटो रहेगा कि उन चित्रकारी के माध्यम से, उन कलाकृतियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना, बच्चों को भविष्य के लिए समझाना। इसमें जो औपचारिक विधियां और 3 रूटीन जैसे पढ़ना, लिखना और गिनती, ये सब शामिल रहेगा प्रारंभिक जो शिक्षा प्रणाली में। इसी कार्यक्रमों में जो स्थानीय समुदायों की सहभागिता की अनुशंसा की गई है, जिससे बच्चों के विकास में समाज की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। जब बच्चा अपने शुरू के वर्ष में, जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, सबसे पहले वो अपने परिवार से सीखता है और अपने समाज के आसपास के लोगों से सीखता है। तो इसमें परिवार का भी योगदान रहेगा और समाज का भी योगदान रहेगा। समाज की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, इसके तहत क्या था, जो बच्चे कुपोषित हैं और अल्प पोषण है, इसकी समस्या से निपटारा करवाना। जो बच्चे इन कुपोषण की वजह से पीछे रह जाते थे, इन समस्याओं का से इनको निपटारा करवाना था। यह नीति विशेष रूप से समेकित बाल विकास सेवाओं के विस्तार पर जोर देती है, जिससे सभी बच्चों को समुचित पोषण मिले और समुचित ही देखभाल मिले, किसी के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए। माताओं को बच्चों के जो प्रभावी पोषण के बारे में जानकारी दी जाए। ये नहीं, आंगनवाड़ी में भी बहुत सारे देश में ऐसा होता है कि माताओं को बुलाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि बच्चों के लिए क्या खाने में जरूरी है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ये सब माताओं को भी समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध करवाना और ये सहायता देना कि बच्चों के प्रभावी पोषण के लिए क्या जरूरी है। नीति राज्य सरकारों को पोषण सुधार के लिए ठोस प्रयास करने और राज्य स्तरीय पोषण का गठन करने की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 के तहत, राष्ट्रीय बाल नीति 2013, इसके तहत क्या था, जो 1974 में बनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति को 2013 में पुनर्रक्षित किया गया, उसे दोबारा उस पर काम किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना था, उनके शिक्षा की सुरक्षा करना था, उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था। इस नीति के तहत जो ईसीसीई की सार्वभौमिक पहुंच और बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई। ईसीसीई के जो राष्ट्रीय बाल नीति है, ये 1974 में शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसका पुनर्निर्माण कब हुआ, 2013 में। और राज्यों के निर्देशित किया गया कि
सभी बच्चों को सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, सभी को समान अधिकार दिया जाए। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति इसकी 2013, इसके अंतर्गत क्या था, 6 वर्ष से या 6 वर्ष तक या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ईसीसी सुनिश्चित करवाई जाए। बच्चों को सीखने के लिए, समग्र विकास करने के लिए बहुत सारे उपकरण उपलब्ध करवाए जाए, जैसे खेल के माध्यम से सिखाया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर वे सुरक्षित महसूस करें। नीति समावेश और आनंददायी माहौल मिलना चाहिए, उनके अवसरों को बढ़ावा देती है, जिससे बच्चों के पारिवारिक वातावरण को भी प्राथमिकता, जिसमें जो बच्चों के पारिवारिक जो वातावरण है, वो जिस परिवार में पल बढ़ रहा है उसको भी प्राथमिकता दी जाती है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 के अंतर्गत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013, इसका क्या उद्देश्य था, लोगों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए, समय समय पर टीकाकरण करवाया जाए, जो इसमें जो मातृ हो गए, नवजात शिशु हो गए, बाल हो गए, जो किशोरी अवस्था है, इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। ईसीसी के हिस्से के रूप में बच्चों के जो स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। समय समय पर टीकाकरण करवाना, प्रसव से पूर्ण और प्रसव के बाद जो माता की देखभाल है, जो बच्चे की देखभाल है, इसके लिए भी उपरोक्त कदम उठाए जा रहे हैं। जो भारत नवजात शिशु और कार्य योजना है 2014 में, इस योजना का क्या उद्देश्य था, इस योजना के दौरान जो शिशुओं की मृत्यु दर है और जो मृत्यु प्रसव की दर है उसको कम करना था। गर्भावस्था से लेकर नवजात शिशु की देखभाल और 6 प्रमुख हस्तक्षेप शामिल थे, जैसे गर्भ से पहले की देखभाल, गर्भ से बाद की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, स्वास्थ्य, उनकी सारी स्वास्थ्य देखभाल, मतलब ये सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 चलाई गई थी, इसके अंतर्गत क्या आता है, यह योजना असुरक्षित बच्चे, गली के बच्चे हो गए, प्रवासी कामकाजी के बच्चे हो गए, और जो कुछ HIV एड्स वगैरह, इन सब से बच्चों पर जो ये है, इस योजना के दौरान इन्हें सुरक्षित महसूस करवाना है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा पर और उनके पोषण के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यक्रम की जो है रूपरेखा प्रदान करवाई जा रही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018, इसके अंतर्गत क्या था, इस अभियान का जो उद्देश्य था 2020 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना है, कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। इसका जो मुख्य लक्ष्य था, अल्प पोषण, अल्प विकास और रक्त जो इनकी कमी आती है, बच्चों के अंदर खून की कमी हो गई, इनकी जो समस्याएं हैं इनको कम करना था, क्योंकि ये सब अच्छे पोषण पर ही निर्धारित है। अगर बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार मिल रहा है, उसमें इन चीज की कमी नहीं होती, लेकिन जब बच्चा अच्छे से पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहा है, तो ये सब जो बीमारियां हैं, ये जो कमियां हैं, उन्हीं बच्चों के अंदर आती हैं। जैसे गर्भवती महिला हो गई, माताएं हो गई, और जो बच्चों के समग्र विकास और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं, वो भी राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान 2018 के अंतर्गत आते हैं। सरकार और माताओं, जो कार्यक्रम और योजनाएं हैं जो सरकार ने माताओं और बच्चों के लिए बनाए हैं, जो ये समय समय पर ये विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं की शुरुआत होती है, उनके स्वास्थ्य और उनके हितों की सुधार करने के लिए की जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS 1975 के तहत क्या था, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना था, जिससे उनके मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक विकास की नींव अच्छे से हो, मृत्यु दर कम हो, कुपोषण की दर कम हो। विद्या छोड़ने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूल छोड़कर कामकाज में लग जाते थे, क्योंकि गरीबी की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, वो काम की तरफ भागते थे। जब वो काम की तरफ भागते थे तो वो स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि स्कूल में भी अब उनके लिए ये सब जो नीतियां लागू की जा रही हैं, और स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चों की संख्या में भी कमी दिखाई दे रही है। इस योजना के तहत 6 सेवाएं प्रदान की गई हैं। पूरक पोषण, बच्चे को पूरक अच्छे से आहार दिया जाए, पूरक पोषण पहुंचाया जाए। पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ये सब आती हैं। पोषण और स्वास्थ्य
जो शिक्षा है, बच्चे के समय समय पर टीकाकरण होगा, समय समय पर उनकी डॉक्टरी जांच करवाई जाएगी, 1 साल में एक बार उनका शारीरिक जो जांच होना वो ये सब इसके अंतर्गत आता है। टीकाकरण बच्चे के जो 1 माह से लेके जो 1 साल तक के जो टीकाकरण है सही हुए हैं कि नहीं हुए, 1 साल के बाद जो 1 साल के अंदर उनके जो टीका मतलब ये सभी टीकाकरण के अंतर्गत आएंगे। स्वास्थ्य की जांच समय समय पर की जाएगी, निर्देश परक सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जाएंगी। कुछ कार्यक्रम और योजनाएं इस प्रकार हैं। मध्याह्न भोजन योजना MDMS 1995 में जो लागू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उनके बच्चों को पोषक स्तर पर सुधारना, नामांकन की वृद्धि करना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना था। यह योजना कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए शुरू की गई थी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है JSSK जो 2011 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण और शहरी गर्भवती महिलाएं हैं या नवजात शिशु है, इनके लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क और कैशलेस सेवा प्रदान करना, फ्री में उनको ये सब सेवाएं प्रदान करना, ताकि उनका जो गर्भवती महिला है और नवजात शिशु का अच्छे से देखभाल की जा सके, जो इससे वंचित न रहे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 0 से 18 वर्ष मतलब 1.5 साल तक के जो बच्चों की 30 स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान और प्रबंध को समर्पित करना है। इसका उद्देश्य जन्म दोष, बाल रोग, कमी से संबंधित ये जो द्विंगता होती है इसका पता लगाना, उनका इलाज करना, ताकि बच्चे इन दोषों से दूर हो सके। ये सब किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। एकीकृत और बाल संरक्षण योजना 2009, इस योजना का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे सुरक्षित महसूस कर सके, उन बच्चों का कल्याण हो सके और देखभाल के उपायों को सुनिश्चित किया जा सके। ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत आता है। समग्र शिक्षा अभियान 2018, इसमें 2018 में जो पूर्व प्राथमिकता से लेकर उच्च माध्यमिक तक, फर्स्ट से लेकर जो उच्च माध्यमिक तक के सभी बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। इसका जोर शिक्षा के हर स्तर पर दिया जाता है, चाहे उसका बुनियादी ढांचा हो या शिक्षण सामग्री हो या शिक्षा के विकास पर हो, इन सब का ध्यान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2018 में लागू किया गया था। कामकाजी माताओं के लिए जो राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, जो भी कामकाजी माताएं हैं इनके बच्चों की देखभाल के लिए और उनकी शिक्षा के लिए कुछ सेवाएं प्रदान की गई है। खास तौर पर जो बच्चे 6 वर्ष से कम हैं उनके लिए जो शिशु गृह बनाने की योजना कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए तैयार की गई है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत क्रच की स्थापना। इस अधिनियम के तहत 50 से अधिक जो कर्मचारियों वाले संस्थान हैं, जहां पर 50 से ज्यादा अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें क्रच खोलने की जो सुविधा है वो अनिवार्य कर दी गई है। वहां पर उनकी सुरक्षा, उनके पोषण के और उनके विकास की ओर ध्यान दिया जाएगा और क्रच की गुणवत्ता को मानवीकृत किया जा सकता है। पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा है ये क्या है? जो शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन के विभिन्न सत्रों और क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम की जो सामग्री है, शिक्षा सत्र है और उनके परिणामों के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सरकारी जो लोग हैं उनके द्वारा पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की गई है कि छात्रों को क्या, कब, कैसे सिखाया जाएगा। ठीक है, विशेष रूप से प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल है उसके संदर्भ में काम करेंगे। जो ये रेखाएं अगर तैयार हो गई, जैसे बच्चों का अगर एक अच्छा विकास हो गया तो वो उनके भविष्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसीलिए जो सबसे ज्यादा अभी जरूरी, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा पर के संदर्भ में ध्यान दिया जा रहा है। और अब यह भी निर्धारित कर दिया जाएगा कि जब बच्चा
पहली कक्षा में जाएगा उससे पहले उसका जो प्ले स्कूल है या बाल वाटिका जिसे बोलते हैं उसमें गया होना जरूरी रहेगा, तभी उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005 के अंतर्गत क्या आता है, इसमें भारत में जो विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्य चर्चा कि उनके विकास और शिक्षा के लिए क्या किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इसके लिए एक पाठ्यक्रम तो तैयार किया जाना जरूरी है। उसके अंतर्गत ही हम आगे ईसीसी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए 2005 में ये पाठ्यक्रम को जो है उसको रूपरेखा प्रदान की गई थी। ईसीसी के संदर्भ में यह रूपरेखा छोटे बच्चों को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से समग्र विकास के लिए जो अवसर है, जो अनुभव है वो प्रदान किए जाएंगे। वो किस तरीके से प्रदान किए जाएंगे, शिक्षा की तैयारी के लिए ईसीसी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ईसीसी खेल आधारित जो विकासोन्मुख पाठ्यक्रम है उसमें क्या समर्थन करती है, इन सब के ऊपर राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई है 2013 के अंतर्गत। इसका उद्देश्य पूरे देश में ईसीसी को गुणवत्तापूर्ण बढ़ावा देना है। इस रूपरेखा का जो उद्देश्य रहेगा, बच्चे को जन्म से लेकर पूर्व प्राथमिक वर्षों तक जो उनके अनुभव है, जो उनकी गुणवत्तापूर्ण अधिगम है वो प्रदान करवाना रहेगा, जो बच्चों के समग्र और भविष्य के विकास के लिए, अधिगम के विकास के लिए इन पर जोर देगी। अनुकूल वातावरण प्रदान करवाया जाएगा। इसके अलावा जो माता पिता हैं, परिवार हैं और जो उनका समुदाय है, उनकी भागीदारी भी ईसीसी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण मानती है। भारत में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा के लिए बहुत से सरकारी, गैर सरकारी, निजी कुछ संगठन, ये सभी ही इस ईसीसी के कार्यक्रम में संचालित किए जाते हैं। आइए इन सब जो प्रदाता हैं, जो ये सब प्रदान करवा रहे हैं अपनी अपनी सेवाएं, इनको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे सरकारी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है और गैर सरकारी संगठन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरकारी क्षेत्र। भारत सरकार ने जो ईसीसी को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, बहुत से अनुच्छेद के अनुसार इसको लागू करने की 1975 में शुरू हो गया था, 2013 में इसका पुनर्गठन हुआ है और 2030 तक भारत के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो ईसीसी है वो प्रदान करवाना सरकारी क्षेत्र ने सुनिश्चित किया है। यह कार्यक्रम जो है आंगनवाड़ी के माध्यम से भी बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा प्रदान करती है। वहां पर 1 से 3 साल तक के बच्चों को जो ये सेवाएं प्रदान करवाई जाएंगी और जो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ईसीसी ही ये जो सेवाएं प्रदान करवा रहा है। निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र भी ईसीसी की सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे इनको क्रच का नाम दे दिया, कुछ ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल शामिल है इसमें, कुछ पूर्व प्राथमिक विद्यालय शामिल है, ये सब इसके निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देश में जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इन निजी स्कूलों की पहुंच बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, शहरी क्षेत्रों, सबसे ज्यादा अभी निजी स्कूल है वो शहरी क्षेत्रों में है। धीरे धीरे इनका जो विकास है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। इसे नियमित और नियंत्रण करने की आवश्यकता है ताकि सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सेवाएं मिल सके। अब हम आते हैं गैर सरकारी क्षेत्र। जो ईसीसी सेवाएं हैं ये गैर सरकारी क्षेत्र, जिन्हें एनजीओ भी बोलते हैं, बड़े पैमाने पर जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बहुत सारे एनजीओ जो खुल गए हैं जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें बच्चे के विकास को लेकर धार्मिक समूह, कुछ अन्य संगठन द्वारा जो ये संचालित किए जाते हैं। ये जो संगठन है सरकारी और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग होती है उनमें, उन एजेंसियों से सहायता प्राप्त करके जो बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करवाते हैं। इन संगठनों द्वारा दी गई जो सेवाएं हैं और उनकी पहुंच में काफी विविधता होती है। जो सरकारी संगठन है इनकी तरह ही गैर सरकारी संगठन भी सेवाएं और नियमों के अनुरूप, जो इनके लिए भी नियम बनाए गए हैं जिनके अनुरूप ये सेवाएं प्रदान करवाते हैं। इन सभी सेवाओं प्रदानकर्ताओं के बीच में गतिविधियों में सुसंगतता बनाना जरूरी है ताकि वो राज्य के द्वारा निर्धारित जो सेवाएं हैं, नियम है, नीतियां हैं, उसके तहत कार्य कर सके और सभी बच्चों को समान रूप से जो समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सके।
इस पाठ में आपने कुछ निम्नलिखित बातें सीखी है। मैंने आपको एक विस्तार से तो बता दिया है कि ये कब सुनिश्चित किया गया, ईसीसी का क्या मतलब है, लेकिन हमने जो इसको पढ़ा है, हम इसको जो इनके जो निम्नलिखित जो कहते हैं ना अपनी भाषा में की मोटी मोटी बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने सभी बच्चों के लिए जो गुणवत्तापूर्ण ईसीसी जिसने सुनिश्चित करवाई है, जिसमें सभी को समान अधिकार से वो सभी उनको नीतियों और कार्यक्रमों के तहत ये तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहेगा? जो प्रारंभिक वर्षों में छोटे बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य है, पोषण है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किए जाए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ईसीसीई को प्राथमिक शिक्षा का जो महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वो छोटे बच्चों को समग्र विकास पर जोर देगी। राष्ट्रीय पोषण नीति के तहत बच्चों को जो अल्प पोषण है, जो कुपोषण है, इन समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय बाल नीति बच्चों के पोषण, विकास, शिक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। जो राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा है, इसका क्या उद्देश्य है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाना। बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, इसके तहत क्या है? उनका आत्मसम्मान, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 में जो भारत को कुपोषण मुक्त करना इसका जो है उद्देश्य स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं पर अधिक जोर दिया गया है, उनके निवेश पर जोर दिया गया है। भारत जो नवजात शिशु कार्य योजना है, इसके अंतर्गत बच्चे जन्म से पहले और जन्म के बाद की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करवाई गई हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी जो प्रारंभिक देखभाल है, उनका विकास है, ये कौन सुनिश्चित करवाता है? एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत, जिसमें उनके शारीरिक जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जांच शामिल है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना, इसका क्या लक्ष्य है? असुरक्षित बच्चों को सुरक्षापूर्ण वातावरण प्रदान करवाना है। मध्याह्न भोजन योजना बच्चों को पौष्टिक स्तर पर, बच्चों के जो पोषक स्तर पर सुधार करना है, पौष्टिक आहार प्रदान करवाना है। समग्र शिक्षा अभियान समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाना ही इसका उद्देश्य था। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु योजना जो कामकाजी महिलाएं हैं, इनके बच्चों की देखभाल के लिए ये राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना है, ये शुरू की गई है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा है, छोटे बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है। ये सब हमने आज के चैप्टर में पढ़ा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए क्या जरूरी है और भारत इनके लिए क्या नीतियां शुरू कर रही है, किस योजना के तहत और किस कार्यक्रम के तहत जो बच्चों को ये अधिकार प्रदान करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ। धन्यवाद।